अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 8 से। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन 7 तक के क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन 8 में क्या बोल रहा है? अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 20 रेड, 10 वाइट, 25 ऑरेंज एंड 15 ब्लू मार्बल्स। तो आपके पास रेड मार्बल्स कितने हैं? रेड मार्बल्स 20। इसी तरह वाइट मार्बल्स कितने हैं? वाइट मार्बल्स है आपके पास 10। ऑरेंज मार्बल्स कितने हैं? 25। एंड ब्लू मार्बल्स कितने हैं? 15। सही है। अच्छा, तो आपके पास एक बैग है। हाँ, सॉरी, एक बॉक्स है। उस बॉक्स के अंदर जो है वो मार्बल है। 20 रेड मार्बल्स है, 10 वाइट मार्बल्स है, 25 ऑरेंज मार्बल्स है, ऑरेंज कलर के मार्बल्स है, और 15 जो है वो ब्लू कलर वाले मार्बल्स है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज, तो ये आप क्या कर रहे हो? उस बैग से मार्बल्स निकाल रहे हो, तो सही है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी ऑरेंज और रेड? या तो ऑरेंज आए, पार्ट नंबर 1 में बोल रहा है प्रोबेबिलिटी निकालो। या तो ऑरेंज हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज ओ से लिख लेते। या फिर रेड हो, या तो ऑरेंज हो या फिर रेड हो। तो ये ओ और आर। अच्छा, अब देखो बीच में और लिखा हुआ है, या तो ऑरेंज निकले या रेड निकले, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये बतानी है आपने। तो बेटा जब भी और होगा तो बीच में यूनियन आएगा। तो ये यूनियन का मतलब और। तो ये यूनियन का क्या मतलब है? और में लगाते क्या है? प्लस। दोनों में से कोई एक लेना है, दोनों में से कोई एक मार्बल निकले। या तो ऑरेंज मार्बल निकले या फिर रेड मार्बल निकले, सही है। तो आपने क्या लेना है? यहाँ पे प्लस का साइन लेना है, सही है। अगर आपके पास एंड होगा, एंड लिखा हुआ होगा, तो आप मल्टीप्लाई करोगे। और एंड में आप साइन कौन सा यूज करते हो? यूनियन नहीं बल्कि इंटरसेक्शन। इसका मतलब है आपने फर्स्ट भी लेना है और सेकंड भी लेना है, सही है। अच्छा, तो सबसे पहले आपके पास टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स होने चाहिए। टोटल मार्बल्स कितने हैं? टोटल मार्बल्स, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। सही है। सैंपल स्पेस में टोटल कितने मार्बल्स आ जाएंगे? 20 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 15। सही है। 20 प्लस 10 30। 30 प्लस 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 55, देन 50, 70 हो गया। सही है। तो टोटल आपके पास कितने मार्बल्स है? सैंपल स्पेस में टोटल कितने मार्बल्स है? 70। सही है। अच्छा, अब जो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो है ऑरेंज यूनियन रेड। बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ऑरेंज मार्बल निकले या फिर रेड निकले? सही है। अच्छा, तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है? कोई भी इवेंट अगर हो रहा है, प्रोबेबिलिटी कोई भी एक इवेंट अगर हो रहा है, ए इवेंट हो रहा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन इवेंट ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन सैंपल स्पेस, सही है। तो अब यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है ऑरेंज और रेड दोनों की, सही है ना, ऑरेंज हो या फिर रेड आए, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज डिवाइड बाय, सही है, सॉरी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन ऑरेंज, सही है, कितने ऑरेंज है, कितने मार्बल्स ऑरेंज वाले हैं, डिवाइड बाय सैंपल स्पेस। इसी तरह नंबर ऑफ रेड, सही है, एलिमेंट आपके पास जो है वो रेड मार्बल्स कितने हैं न्यूमिनेटर में वो आएगा, और डिवाइड में सैंपल स्पेस में कितने मार्बल्स है, टोटल कितने मार्बल्स है, डिवाइड में वो आएगा। बट इन दोनों के बिटवीन क्या आएगा? और है तो प्लस। या तो ऑरेंज मार्बल निकले या फिर रेड मार्बल निकले, ये तो बीच में आएगा प्लस। तो ऑरेंज मार्बल कितने हैं हमारे पास? 25, डिवाइड बाय टोटल है 70, प्लस रेड वाले मार्बल है आपके पास 20, डिवाइड में आ गया 70। सही है। तो 25 प्लस 20 45, डिवाइड बाय 70 हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है ना, तो एक मर्तबा लिख दिया और ऊपर वाले नंबर कॉपी कर दिए। अच्छा बेटा, कैंसिल आउट करो, बताओ। 9 के 5 के टेबल से कैंसिल होगा, ऊपर 9 आ जाएगा और डिवाइड में 14। 9/14 प्रोबेबिलिटी हो गई। डेसिमल में बताओ क्या वैल्यू आ रही है? 0.642। 0.642। बुक के एंड में आंसर भी इसका वेरीफाई कर लेना, सही है। 9/14 आई थिंक लिखा होगा। तो 64 पॉइंट, अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूं, मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा, तो 64
0.2% चांसेस है या तो ऑरेंज मार्बल निकलेगा या फिर रेड मार्बल निकलेगा। सही है, 70 मार्बल्स में से इन दोनों में से कोई एक निकलेगा। अच्छा, पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या बोल रहा है? पार्ट 2 में बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज नॉट ब्लू, ब्लू नहीं निकले और रेड निकले, या तो ब्लू नहीं निकले या फिर रेड निकले। हम्म तो आपके पास यहाँ भी क्या है, और है। तो और में क्या होता है, रेड की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे और नॉट ब्लू की निकाल लेंगे और उन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। क्योंकि हमें दोनों में से कोई एक चीज चाहिए, और का मतलब ही होता है और में ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते। सही है? तो सबसे पहले हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली, नॉट ब्लू वाला जो इवेंट है उसको हम लिख लेते हैं PNB, नॉट ब्लू यूनियन रेड। सही है? तो आपके पास जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ब्लू नहीं है वो आएगा, डिवाइड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन सैंपल स्पेस, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन रेड, रेड मार्बल्स कितने हैं वो, डिवाइड में सैंपल स्पेस में कितने मार्बल्स हैं। अच्छा बेटा, तो आपके पास टोटल 70 मार्बल्स है, उसमें से ब्लू कितने हैं, 15। तो फिर ब्लू कितने नहीं है बाकी, मतलब 15 मार्बल्स ब्लू है और बाकी सारे ब्लू नहीं है, इसने बोला नॉट ब्लू। प्रोबेबिलिटी निकालोगे ब्लू मार्बल नहीं निकले, तो टोटल 70 आपके पास जो मार्बल्स है उसमें से 15 ब्लू है। अगर 15 माइनस कर दिया जाए तो बाकी जितने भी बचेंगे 55, वो सारे के सारे मार्बल्स या तो रेड है या व्हाइट है या ऑरेंज है, बट ब्लू नहीं है। तो नॉट ब्लू में आप क्या करोगे, टोटल मार्बल्स में से ब्लू वाले मार्बल्स निकाल दोगे, तो कितना रह गया, 55। और डिवाइड में आपके पास टोटल मार्बल्स कितने हैं, 70, प्लस रेड वाले मार्बल्स कितने हैं आपके पास, 20, और डिवाइड में आपके पास टोटल मार्बल 70। तो डिनोमिनेटर सेम है, एक मर्तबा लिख दिया 70। अच्छा, सही है। और ऊपर क्या आ रहा है आपके पास, 55 प्लस 20, 75 आ रहा है। तो मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी 1 से भी ज्यादा हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल है नहीं। असल में देखो यहाँ पे है क्या, इसे लिखा हुआ है और रेड, नॉट ब्लू, ब्लू नहीं हो या फिर रेड हो। अच्छा, अब रेड की प्रोबेबिलिटी आपको अलग से भी निकालनी है, और नॉट ब्लू में आपके पास 55 मार्बल्स है जो ब्लू के अलावा बाकी कलर्स है, और इसमें भी तो रेड वाली प्रोबेबिलिटी आ रही है, तो आपको इसमें से रेड भी माइनस करना पड़ेगा। 55 नहीं लोगे आप इसमें से रेड भी निकालोगे। सही, क्योंकि रेड की प्रोबेबिलिटी आप ऑलरेडी अलग से निकाल रहे हो। सही है? तो आपके पास जो है वो 15 ब्लू वाले मार्बल्स थे, और आपके पास जो है वो हम्म क्या कहते हैं, 15 ब्लू वाले मार्बल्स है, और बाकी कौन से मार्बल्स हैं, रेड वाले 20 है। तो टोटल आपके पास ब्लू और रेड वाले मार्बल्स हो गए 35। सही है? तो 35, 70 में से 35 माइनस कर दो तो कितने मार्बल्स रह गए आपके पास, 35 जो ब्लू नहीं है। सही है? या तो उसमें व्हाइट होंगे या फिर क्या होंगे, ऑरेंज मार्बल्स होंगे। सही है? तो 35/70 प्लस 20/70। सही है? आप दो मर्तबा रेड की जो है वो प्रोबेबिलिटीज नहीं ले सकते। सही है? अच्छा, तो 35 और 20 ऐड हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर में 70 एक मर्तबा आएगा। 35 और 20 को ऐड करेंगे तो 55 हो गया। 55 डिवाइड बाय 70 अगर हम करते हैं तो फ्रैक्शन में आएगा 11/14। 11 डिवाइड बाय 14 करो, आंसर बताओ क्या आ रहा है। 0.785। 0.785, मतलब 78.5% चांस है। इसका आंसर बुक में भी चेक करो। सही, 78.5% चांसेस है या तो ब्लू नहीं निकलेगा, ब्लू नहीं निकलेगा फिर क्या निकलेगा, हो सकता है रेड निकल जाए, हो सकता है ब्लू आ जाए, या फिर हो सकता है आपके पास क्या आ जाए, ग्रीन आ जाए। तो 1/2 आंसर आ रहा है। 1/2 है, एक मिनट, एक मिनट, क्या है इसमें। अच्छा, पार्ट 2 में आपको क्या बोलना है, प्रोबेबिलिटी निकालो नॉट ब्लू और रेड, कि आपके पास ब्लू और रेड नहीं आए। सही है? अगर ब्लू और रेड नहीं मार्बल निकले तो कौन सा निकले, या तो व्हाइट निकल जाए या ऑरेंज निकल जाए, लेकिन ब्लू और रेड मार्बल नहीं निकलना चाहिए। सही है? अच्छा, अगर ब्लू और रेड मार्बल आ रहा है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, पहले वो निकाल लेते। और फिर हमें ये पता है कि अगर एक चीज हो रही है और दूसरी नहीं हो रही है तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं। तो ये ब्लू मार्बल आए और या रेड मार्बल निकले, और दूसरा क्या, इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, ब्लू मार्बल या रेड मार्बल नहीं निकले। सही है?
तो आपको पता है दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी का सम होता है वो किसके बराबर होता है, वन, वन के। सही है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ हम निकाल लेंगे कि ब्लू की क्या प्रोबेबिलिटी है और रेड की क्या प्रोबेबिलिटी है। सही है। तो हमने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू यूनियन प्रोबेबिलिटी रेड। सही है कि ब्लू या फिर रेड, इन दोनों की, दोनों में से कोई भी एक मार्बल निकले, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सिंपल क्या होगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स, सही है, डिवाइड बाय टोटल मार्बल्स प्लस नंबर ऑफ रेड मार्बल्स डिवाइड बाय टोटल मार्बल्स। सही है। ब्लू वाले मार्बल्स कितने हैं बेटा आपके पास, ब्लू वाले मार्बल है 15, और डिवाइड में आपके पास टोटल मार्बल्स कितने आ गया 70, प्लस रेड वाले मार्बल्स है आपके पास 20, और डिवाइड में आ जाएगा टोटल मार्बल 70। आपके पास क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक मर्तबा लिख देंगे 70, 15 प्लस 20 करोगे 35 हो गया। 35 और 70 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 35 के टेबल से ऊपर वन और नीचे आ गया टू। तो 1/2 मतलब 50% चांस, 0.5 है, 50% चांस है कि ब्लू या रेड निकले। तो इसका मतलब 50% चांस है कि ब्लू और रेड नहीं निकले। तो अब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमें निकालनी है, ये है आपके पास ब्लू या फिर रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी। इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा कि या तो ब्लू या फिर रेड नहीं निकले, उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के लिए कॉम्प्लीमेंट का साइन डैश लगा देते। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम किसके बराबर होता है, वन के, या 100%, ऐसे ही है। अच्छा, हमें फाइंड करना है पी बी यूनियन आर डैश। ये प्लस का है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू यूनियन आर, मतलब या तो ब्लू निकले या आर निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस की है, राइट पे आके माइनस हो जाएगी। तो 1 - 1/2 करोगे तो आंसर आ जाएगा 1/2 या फिर 0.5। तो कितना 50% चांस है या तो रेड और ब्लू निकलेगा, इसी तरह 50% चांस है कि मार्बल रेड और ब्लू नहीं निकले। सही है बेटा। ये जो आपके पास नॉट है ये सिर्फ ब्लू पे नहीं है, ये पूरे पे है, ब्लू और रेड पूरे पे है। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। चलो इसका पार्ट थर्ड करते हैं। पार्ट थर्ड में क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज रेड व्हाइट और ब्लू। पार्ट थर्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने। बोल रहा है निकालो प्रोबेबिलिटी, निकालो रेड की, व्हाइट की और ब्लू। देखो रेड और व्हाइट के बिटवीन में इसने लगाया हुआ है कॉमा। क्या लगाया हुआ है, कॉमा। सही है। रेड और व्हाइट के दरमियान में इसने और नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो है वो इसने और सिर्फ क्या कहते हैं ब्लू के में लिखा हुआ है। सही है। तो इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड व्हाइट, या तो रेड निकल जाए या व्हाइट निकल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सही है। रेड व्हाइट ऐसे लिख लेते, आर कॉमा डब्ल्यू, फिर यूनियन, और है ना तो यूनियन, और फिर या तो रेड और व्हाइट में से कोई एक निकले, नहीं तो फिर ब्लू निकले। सही है। तो किसके बराबर होगा, कैसे आएगा, नंबर ऑफ, तो रेड और व्हाइट वाले मार्बल्स कितने हैं आपके पास बेटा, रेड वाले कितने हैं, रेड वाले मार्बल्स है 20 और व्हाइट वाले है 10, तो टोटल हो गए 30 मार्बल्स। 30/70 प्लस ब्लू वाले कितने मार्बल्स है आपके पास बेटा, 15, और डिवाइड में 70। तो 30 प्लस 15 45, और 70 डिनोमिनेटर सेम है, एक मरतबा लिखेंगे, ऊपर आ गया 9 और डिवाइड में 14। बेटा 9/14 हमने ऊपर ही निकाला था, क्या आंसर आया था, 9/14 का 0.642। इसका आंसर बेटा चेक कर लो, यही है। तो ये जी यही है। प्रोबेबिलिटी है आपके पास, या तो रेड मार्बल, रेड या ब्लू में से व्हाइट में से कोई निकलेगा या फिर ब्लू निकलेगा। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, क्वेश्चन 8 के तीनों पार्ट्स कर लिए। सही है। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा भाई 9 में क्या बोल रहा है,
अब यहाँ पे फिर से कार्ड का एक क्वेश्चन आ रहा है। द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स एंड देन शफल्ड। क्या किया जा रहा है? सही है। आपके पास किंग, क्वीन और जैक ऑफ क्लब्स, क्लब्स के इन तीनों कार्ड को, क्लब्स के अंदर बेटा एक क्वीन होता है, क्योंकि आपके पास 4 डिफरेंट कैटेगरीज के कार्ड्स होते हैं ना, सब में एक एक किंग होता है, एक एक क्वीन होता है, एक एक जैक होता है। सही है। इसी तरह क्लब एक कैटेगरी थी, एक स्पेड था, एक डायमंड था और एक हार्ट था। सही है। तो जो आपके पास क्लब वाली कैटेगरी है, उसके अंदर एक किंग है, एक क्वीन है और जैक है, उसको रिमूव किया जा रहा है। किससे? फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। जो टोटल कार्ड से 52, उसमें से ये 3 कार्ड्स क्लब्स के रिमूव किए जा रहे हैं। तो अब टोटल कार्ड्स कितने हो गए हमारे पास? सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन सैंपल स्पेस कितना हो गया? टोटल कार्ड्स कितने हो गए? 51। सॉरी 51 नहीं, 52 माइनस 3 कितने हो गए बेटा? 49। अब टोटल कार्ड्स कितने हैं? 49। ये 3 कार्ड्स रिमूव करने के बाद उनको शफल किया जा रहा है। सही है। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, और फिर आपको कार्ड्स बांट दिए गए, ड्रॉ कर दिए गए, रिमेनिंग कार्ड्स जो बच गए हैं 49 उसमें से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अब बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी? सही है। पार्ट 1 में अ हार्ट। सही है। हार्ट की क्या प्रोबेबिलिटी है बताओ? फिर पार्ट 2 में क्या है आपके पास? अ क्वीन, क्वीन की प्रोबेबिलिटी बताओ। सही है। अच्छा बेटा, तो आपके पास जो है वो हार्ट के कितने कार्ड होते हैं टोटल? 13 कार्ड आपके पास हार्ट के होते हैं। सही है ना? 2 से लेके 10 तक 9 कार्ड्स हो गए, एक क्वीन, एक जैक, एक एस और एक जो है वो किंग। टोटल 13 कार्ड्स होते हैं हार्ट के, जिनके ऊपर हार्ट सिंबल बना हुआ होता है। तो ये हार्ट के कार्ड होते हैं। तो 13 हार्ट की जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पीएच हार्ट है। सही है। तो ऊपर आ गया आपके पास नंबर ऑफ कार्ड्स ऑफ हार्ट, हार्ट वाले जितने कार्ड है डिवाइड में सैंपल स्पेस में जितने भी एलिमेंट्स है। 13 कार्ड्स होते हैं हार्ट वाले, और डिवाइड में सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है, कितने कार्ड्स है आपके पास? 49। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 13/49। डेसिमल में बता दो बेटा क्या वैल्यू आ रही है, और चेक भी कर लो बुक के एंड में। सही है। 0.265। 0.265, मतलब 26.5% चांसेस है। सही है, अगर इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। पार्ट 2, पार्ट 2 में बोल रहा है क्वीन, क्वीन की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी? पी क्यू लिख देते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो क्या होगा क्वीन की प्रोबेबिलिटी? कितनी क्वींस है अब? सही है। और डिवाइड में सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है। अच्छा, स्टार्टिंग में हमने क्या किया था? एक क्वीन, एक जैक और एक किंग को रिमूव कर दिया था क्लब से, क्लब वाले जो थे ना वो रिमूव कर दिया था। तो टोटल 4 क्वीन होती है, एक हमने रिमूव कर दी, तो अब कितनी रह गई? एक निकाल दी है, 3 क्वीन है। और डिवाइड में आपके पास जो सैंपल स्पेस में कितने कार्ड्स है? टोटल कार्ड्स कितने? 49 आ गया। तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी भी आ गई। 3/49 करो, क्या आंसर आ रहा है बताओ? 0.061। 0.061। सही है। आंसर भी चेक करते जाना सारे। पार्ट नंबर 3। अच्छा, पार्ट 3 में क्या बोल रहा है? A 9 of red color, क्या? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, सॉरी पार्ट नंबर 3 मैं 4 पढ़ लिया। फाइंड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्लब, क्लब की प्रोबेबिलिटी निकालो। क्लब में कितने कार्ड्स है? फिर पार्ट 4 है। पार्ट 4 में बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 ऑफ रेड कलर। अच्छा भाई, क्लब की क्या प्रोबेबिलिटी है? टोटल क्लब के कितने कार्ड्स होते हैं? टोटल कार्ड्स होते हैं हर एक कैटेगरी के 13 13 13 13, लेकिन क्लब के 3 कार्ड्स आपने रिमूव कर दिए। तो क्लब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्या होगा? टोटल क्लब वाले कार्ड्स डिवाइड बाय टोटल सैंपल स्पेस में जितने कार्ड्स है। सैंपल स्पेस में है 49, क्लब पे कितने कार्ड है? टोटल 13 होते हैं, 3 आपने रिमूव कर दिए, तो कितने रह गए? 10। 10/49 करो, आंसर बता दो क्या आ रहा है। तो क्लब्स के इतनी प्रोबेबिलिटी है कि आपको कोई क्लब का कार्ड मिले। सही है। क्या प्रोबेबिलिटी आई? 10/49 क्या होगा हमारे पास? 0.204। सही है। मतलब सिर्फ 20.4% चांसेस है कि कोई भी आपको क्लब का कार्ड मिले। सही है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में बोल रहा है 9 ऑफ रेड कलर, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास 9 नंबर वाला कार्ड आए और रेड कलर का?
मुझे बताओ, 9 वाले टोटल 4 आपके पास कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 2 ब्लैक होते हैं और 2 रेड होते हैं, ऐसे ही है ना? तो 2 कार्ड्स आपके पास जो है वो किसके हैं? रेड वाले होते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है P&9। तो P&9 क्या हो गया? कितने आपके पास जो है वो रेड 9 वाले कलर्स है, सॉरी कार्ड्स है, और डिवाइड में सैंपल स्पेस में कितने कार्ड्स है। तो टोटल आपके पास जो है वो 4 9 वाले कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 2 रेड कलर के होते हैं, 2 ब्लैक कलर के। तो ऊपर आ गया 2, और डिवाइड में सैंपल स्पेस में है 49। तो 2/49, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 ऑफ रेड कलर्ड कार्ड, सही है। तो 2 डिवाइड बाय 49 कर दिया, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 0.0408, सही है। मतलब सिर्फ 4.08% चांस है कि आपको रेड कलर का 9 मिले। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? सही है। तो ये हो गया आपके पास कार्ड्स का एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चलो, अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 फिर एक डाइस का आ रहा है, और इस बार 2 डाइस है इसमें भी, सही है। क्वेश्चन नंबर 10 डाइस का क्वेश्चन है, और कितनी डाइस है आपके पास? 2 है, एक नहीं है, 2 डाइस है। तो जब भी 2 डाइस होती है तो सैंपल स्पेस आपके पास कितने बनते हैं? टोटल 36 सैंपल स्पेस बनते हैं, ऐसे ही है ना? अब देखते हैं वो बनाने की जरूरत है या नहीं है, या ऊपर से ही हम देख लेंगे, कॉपी कर लेंगे उसको, कि क्या क्या हमें यूज करना है उसमें से, सही है। 10 में बोल रहा है, अ पेयर ऑफ फेयर डाइस इज थ्रोन। आपने एक जो है वो फेयर डाइस के पेयर को आपने थ्रो किया। इफ द टू नंबर्स अपियरिंग आर डिफरेंट, आपके पास 2 नंबर्स अपियर हो रहे हैं, सही है, दोनों डिफरेंट होते हैं नॉर्मली, सेम भी हो सकते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, पार्ट 1 में बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ द सम इज 10, उनका सम क्या है? 10 है। पार्ट 2 में बोल रहा है द सम इज 6 और लेस, या तो सम जो है वो 6 हो या फिर 6 से लेस हो, सही है। चलो, तो हमारे पास कितने हैं? 2 डाइस है, 2 डाइस है। 2 डाइस होते हैं तो सैंपल स्पेस में आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं? 36। आपको कैसे पता चला? 6 की पावर n, सही है ना? डाइस में 6 फेसेस होती है, तो फॉर्मूला इसका होता है 6 की पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ डाइस। कितनी डाइस है? 2। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। तो इसका मतलब है 2 डाइस को अगर थ्रो किया जा रहा है या रोल किया जा रहा है, तो उसके टोटल सैंपल स्पेस कितने बनेंगे? 36, सही है। अच्छा, अब आपके पास जो पार्ट 1 के अंदर जो है वो, हाँ चलो इसके सैंपल स्पेस बना लेते। 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, जल्दी जल्दी, 1 5, 1 6, सही है। फिर 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। फिर 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। फिर 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। और लास्ट में 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। सही है बेटा। तो ये आपके पास जो है वो 36 सैंपल स्पेस आपने बना दिए, इस तरीके से 36 सैंपल स्पेसेस बनेंगे। अब आपको बोल रहा है पार्ट 1 के अंदर बोल रहा है प्रोबेबिलिटी निकालो
दैट द सम इज 10। पार्ट 1 में क्या बोल रहा है, द सम इज 10, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, द सम इज 10। सम क्या बने, 10 बने, प्रोबेबिलिटी बताओ। तो आपके पास बेटा जो सम बन रहा है 10, आपको निकालना है P10, सही है ना, 10 लिख दो ऐसे। हम्म। तो सम जो बन रहा है वो 10। आपके पास काउंट करो कि कितने ऐसे आपके पास पॉसिबल आउटकम्स है जिसका सम 10 बनेगा। आप जैसे ही दो डाई को रोल करो, उसमें जो दो डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं या सेम नंबर्स आ रहे हैं उनको ऐड करके 10 बने। लेकिन यहाँ पे इसने एक चीज बोली है, देखो क्या बोला है, इफ द टू नंबर्स अपियरिंग आर डिफरेंट। इफ द टू नंबर्स अपियरिंग आर डिफरेंट, कि आपके पास जब दो डाई को रोल किया जाए, दो डाई को आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, थ्रो किया जाए, तो आपके पास जो दो नंबर्स आए वो डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। सेम अगर आ गए और वो भी 10 बना रहे तो वो नहीं लेना, सिर्फ डिफरेंट वाले लेने हैं, सही है, पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में भी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 10, तो प्रोबेबिलिटी निकालो सम क्या है, 10 आए। अच्छा बेटा, अगर आपके पास देखो 1 1 2 2 3 3 और ये 4 4 5 5 6 6, ये तो कैंसिल हो गई, ये तो हमने देखने ही नहीं है। इसके अलावा 1 2 ले लो, 1 3 1 4 1 5 1 6, इसमें से कोई भी आ जाए तो ये सम 10 नहीं बना सकते। इसी तरह 2 में भी ऐसे ही है, कोई भी 10 नहीं बनाएगा। 3 में भी ऐसा है, 3 और 6 9 बना सकते हैं, 10 नहीं बनेगा। 4 में भी ऐसा ही है, 4 4 4 और 6, सिर्फ 4 और 6 ऐसा है जो आपका सम क्या बनाएगा, 10, सही है। इसके अलावा 5 में भी कोई नहीं है, क्योंकि 5 5 तो ले नहीं सकते। 6 में आपके पास 6 और 4 ऐसा है जो आपका सम क्या बनाएगा, सिर्फ 10, बाकी कोई भी 10 नहीं बनाएंगे। तो सिर्फ आपके पास पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं जो सम 10 बनाए, 2, और डिवाइड में सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है, 36, और न्यूमरेटर में आ गया 2, 1/18। डेसिमल में बता दो बेटा क्या आ रहा है 1/18, जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट जीरो जीरो फाइव फाइव सही है। तो आपके पास जो है वो सिर्फ 5.55% चांसेस है कि आपके पास जो दो डाई को थ्रो करने के बाद, रोल करने के बाद, जो दो नंबर्स आए दोनों डिफरेंट हो और उसका सम 10 बने, सही है। चलो भाई, पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या बोल रहा है, द सम इज 6, द सम इज 6, या तो 6 बने और लेस, या फिर लेस बने, लेकिन दोनों ही डाइस के ऊपर जो नंबर्स आ रहे हो डिफरेंट होने चाहिए। सेम वाले से 6 या उससे कम बने तो वो नहीं लेने हैं, सही है। चलो, तो 6 या उससे लेस तो कोई मसला ही नहीं, काफी होंगे। 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, 1 4 है, सॉरी 1 1 नहीं लेंगे क्योंकि सेम है ना फेसेस, डिफरेंट। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये नहीं आएगा। तो देखो बेटा, फर्स्ट रॉ में आपके पास 5 है, 1 2 से लेके 1 6 तक टोटल 5 है, प्लस सेकंड में कितने हैं, क्योंकि इन सब का सम जो है वो 6 या उससे लेस बन रहा है, सही है। 5 नहीं है, सॉरी 4 है, क्योंकि 1 और 6 तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि 1 6 का जो है वो सम क्या बनेगा, 7 बनेगा, या तो 6 बने या उससे कम बने, सही है। सेकंड रॉ में 2 1 है, 2 3 है, 2 4 है, बस 3 है। थर्ड रॉ में 3 1 3 2 बस 2 है, बाकियों का सम जो है वो 6 से बड़ा बनेगा। और आपके पास जो है वो फोर्थ रॉ में 4 1 और 4 2 दो ही है, बाकियों का सम जो है वो 6 से बड़ा बनेगा। और आपके पास जो फिफ्थ रॉ है उसमें सिर्फ क्या है, 5 1 एक ही है, इन दोनों का सम 6 बन रहा है, बाकी सबका 6 से बड़ा। और 6 रॉ के अंदर जो है वो आपके पास 6 1 से लेके 6 6 तक कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है, कोई भी एक ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जिसमें आपके पास सम 6 या उससे छोटा बने, सब में 6 से बड़ा ही बनेगा। तो काउंट कर लो टोटल कितना हो गया, 4 + 3 7 8 10 12 हो गया ये। 3 5 8 12 सही है। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी, तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 12, टोटल आपके पास जो पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं वो आ गए, और डिवाइड में टोटल सैंपल स्पेस के कितने आउटकम्स है, 36। ये हो गया 1/3, और 1/3 होता है 0.3333। तो 33.333% चांसेस है कि आपके पास जो दो डाइस के डिफरेंट नंबर्स आए और उनका सम 6 या फिर उससे कम बने, सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? चलो अब हम नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन है आगे, वो है
अब जो हमारे पास आगे क्वेश्चंस है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज के। सही है, किसके है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, वो कैसे निकलती है, वो समझेंगे। सही है, उसका फॉर्मूला क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? आपके पास एक इवेंट अकर हो रहा है बी, उसका रिलेशनशिप है दूसरे इवेंट के साथ, ए के साथ। सही है, अगर आपके पास ए इवेंट अकर होगा तो बी इवेंट अकर होगा, मतलब एक इवेंट दूसरे इवेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर पहला इवेंट होगा तो आपके पास जो है वो बी वाला इवेंट हो रहा है, सेकंड वाला इवेंट हो रहा है, तो ये कहलाएगी सेकंड इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी। वो ए इवेंट के होने के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही है, ए इवेंट के अकर होने के ऊपर डिपेंड कर रही है। ए इवेंट अकर हुआ, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसके ऊपर सेकंड इवेंट के बी वाले इवेंट की जो है वो प्रोबेबिलिटी डिपेंड कर रही है। दिस इज कॉल्ड एज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बी, एक इवेंट है बी, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, सही है, जो इवेंट है बी उसकी प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, किसके साथ रिलेशन में है, किसके साथ रिलेशनशिप है उसका, इवेंट बी इन रिलेशनशिप विथ टू एन इवेंट ए, इवेंट ए के साथ। सही है, इज द प्रोबेबिलिटी when event A when event A has already occurred, या इवेंट ए हो गया या होगा, तो इवेंट बी होगा, अदरवाइज इवेंट ए नहीं होगा। सही है, तो आपके पास सेकंड इवेंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसकी इवेंट के होने के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है फर्स्ट इवेंट के। तो ये आपके पास कहलाएगा, जो सेकंड इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी जो निकलेगी वो फर्स्ट इवेंट के रिस्पेक्ट से निकलेगी, तो ये कहलाएगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसको डिनोट कैसे करेंगे? इट इज डिनोटेड बाय इट इज डिनोटेड बाय पी, पी मतलब प्रोबेबिलिटी, बी ओवर ए, बी स्लैश ए, मतलब बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हो। बी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बी की प्रोबेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ए की प्रोबेबिलिटी के ऊपर। सही है, बी स्लैश ए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि बी वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी ए के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर ऐसे लिखा हुआ है पी ए स्लैश बी, इसका मतलब ए वाले इवेंट के प्रोबेबिलिटी, ए वाले इवेंट के होने या ना होना किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बी वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे, बी वाले इवेंट के ऊपर। सही है। हम्म। अच्छा, और इसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का? पी। अगर आपको बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बी की निकालनी है, ए के रिस्पेक्ट से, ए की प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्योंकि डिपेंड कर रहा है, तो ये बराबर होता है पी ए इंटरसेक्शन बी ओवर पी ए। सही है। अच्छा, सही, ये फॉर्मूला होता है। इसी तरह अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है ए वाले इवेंट की, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इवेंट बी पे, इवेंट बी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इवेंट बी अगर होगा, वो हो चुका है, तो ए इवेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सही है, तो क्या आएगा ऊपर? तो यही आएगा ए इंटरसेक्शन बी, या बी इंटरसेक्शन है, कुछ भी लिख लो, इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको ये चीज पता है। तो ऊपर तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, और डिवाइड में आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सही है, तो जिस इवेंट की आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कंडीशनल, वो दूसरे इवेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो बेटा देखो आपके पास कैसे आएगी, ऊपर आएगा उन दोनों इवेंट्स का क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, और डिनोमिनेटर में आएगा जिस इवेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जिस इवेंट के होने के बाद दूसरा इवेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। पहले इवेंट ए होगा, फिर बी होगा, तो डिवाइड में ए की प्रोबेबिलिटी। सही है, फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी। अगर पहले बी होगा बाद में ए होगा, तो डिवाइड में पहले फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी आएगी बी की। सही है, तो इस तरीके से आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज फाइंड करोगे इस फॉर्मूले को यूज करते हुए। सही है, चलो अब हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन है हम वो करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन 11 में बोल रहा है गिवन दैट, गिवन दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.3, इवेंट ए के अकर होने की प्रोबेबिलिटी है 0.3 मतलब 30%। 11 है ये, सही है बेटा। अच्छा, और आगे लिख रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी वाले इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी है 0.7। सही है। और पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है? ये दोनों इवेंट, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। क्या होता है? एंड बेटा। एंड का क्या मतलब होता है? इवेंट ए भी होगा और इवेंट बी भी होगा, दोनों दोनों इवेंट अकर होंगे, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? उनकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी है कितनी गिवन दी हुई है? 0.21। अच्छा, ए इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी है 0.3 मतलब 30%, और बी इवेंट अकर होने की प्रोबेबिलिटी है 0.7 मतलब 70%। ये दोनों इवेंट अकर होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.21 मतलब सिर्फ 21%। सही है। अच्छा, ए की प्रोबेबिलिटी दे दी, बी की दे दी, दोनों के एक साथ की दे दी। अब आगे बोल रहा है देन फाइंड पार्ट वन, दो पार्ट से। पार्ट वन में बोल रहा है फाइंड करो प्रोबेबिलिटी ए स्लैश बी, मतलब ए की क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू बी, वो फाइंड करना है। सेकंड, प्रोबेबिलिटी बी स्लैश ए, बी की क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू ए, वो फाइंड करना है। सही है बेटा। चलो पहले फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बी के रिस्पेक्ट से, तो क्या फॉर्मूला होता है? ऊपर आएगा ए और बी का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, और डिवाइड में आपके पास आएगा बेटा जो फर्स्ट इवेंट है। ए वाला इवेंट कब होगा? जब बी वाला हो जाएगा, उसके बाद ए वाला इवेंट अकर होगा। तो डिवाइड में जो इवेंट हो गया है फर्स्ट इवेंट, वो बी है, उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। सही है। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी की क्या प्रोबेबिलिटी गिवन दी हुई है? 0.21, और डिवाइड में बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.7। इन दोनों को बेटा डिवाइड करो और आंसर बताओ क्या आ रहा है। 3/10। 3/10। सही है बेटा। और 0 पॉइंट डेसिमल में लिख लो क्योंकि सबकी डेसिमल में 0.3, तो 30% चांसेस है कि आपके पास जो है वो बी इवेंट अकर होने के बाद ए इवेंट अकर होगा। सही है। अच्छा, नेक्स्ट अब निकालना है प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ऊपर तो पी ए इंटरसेक्शन बी आएगा, और डिवाइड में जो फर्स्ट इवेंट अकर हो रहा है कौन सा? ए। बी होगा, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ए पे। ए हो गया है, उसके बाद बी होगा। तो फर्स्ट इवेंट कौन सा है? ए, तो डिवाइड में ए की प्रोबेबिलिटी, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 0.21, ए की प्रोबेबिलिटी है 0.3। इन दोनों को डिवाइड करो और बेटा आंसर बता दो क्या आ रहा है। 7/10। 7/10। 7/10 मीन 0.7। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? हम्म, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक और क्वेश्चन है आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का 13। 13 में क्या बोल रहा है? क्या गिवन दिया हुआ है? फ्रॉम टू इवेंट्स, दो इवेंट्स है ए एंड बी, दो इवेंट्स अकर हो रहा है, एक ए और बी। सही है। अकर हो रहे हैं या होंगे ये नहीं बताया, तो दो इवेंट्स है ए और बी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज, ए इवेंट अकर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.5। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज, बी वाले इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी है 0.2 मतलब ए की सिर्फ 50% है और बी की ओनली 20%। ओके। हम्म। और आपको गिवन क्या दे दिया है? अच्छा नहीं, ये वाला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का नहीं है, ये कंडीशनल का नहीं है, ये तो प्रिंसिपल का है, सम प्रिंसिपल लॉ का है। अच्छा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक ये 11 था, और एक और है 16। 16 करते हैं, फिर इसके बाद ये करते हैं। सही है। 16। 16 में क्या है? टू इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट, दो इवेंट्स अकर हो रहा है, एक ए दूसरा बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन है ए के रिस्पेक्ट से, बी स्लैश ए 2/3। सही है। और बोल रहा है फाइंड, आपको क्या क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है एक चीज, और दूसरा आपने फाइंड करना है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी की प्रोबेबिलिटी भी आपने फाइंड करनी है। सही है बेटा।
तो आपके पास ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है, बी की निकालनी है, और ए और बी के इंटरसेक्शन की निकालनी है। सही। आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज गिवन है दोनों। कौन कौन सी दो कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज गिवन है? एक ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, दूसरा बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। 2/3, 1/2, 1/4। सही है, फ्रैक्शन में आंसर है, हम भी फ्रैक्शन में आंसर दे देंगे, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा भाई, चलो आ जाओ। कैसे होगा? यहाँ पे आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूलाज यूज होंगे। आपके पास किसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है? कौन सी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? दोनों की गिवन है, लेकिन ए इवेंट और बी इवेंट में से आपको सिर्फ ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन दी हुई है। अच्छा, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज करेंगे, पी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए किसके बराबर होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय जो फर्स्ट इवेंट अकर हो रहा है, कौन सा है? ए। तो डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ पे डिवाइड में है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो पी बी ओवर ए, बी स्लैश ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से हम ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी इजीली फाइंड कर लेंगे। सही है। बी स्लैश ए की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन दी हुई है? 2/3 मल्टीप्लाई ए की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/4। ऐसे मल्टीप्लाई लगा लो। सही है। 2 और 4 कैंसिल, ऊपर 1 रह गया, डिवाइड में 3, और ये 2 और 4 कैंसिल हुआ तो 2 बचा था। 2 × 3 6। तो ए और बी दोनों इवेंट के अगर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/6। सही, फर्स्ट आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट, अब हमने जो है वो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? बी इवेंट के अगर होने की। बी इवेंट के अगर होने के क्या चांसेस है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, वो फाइंड करना है हमने। सही है। अच्छा बेटा, कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए बेटा हम यूज करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। सही है। ए की इवेंट के अगर होने की बी के रिस्पेक्ट से क्या प्रोबेबिलिटी है? वो है 1/2। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सही है। किसके बराबर होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट। फर्स्ट इवेंट कौन सा है? जो स्लैश के बाद होता है, जो डिवाइड में होता है। बी, बी वाला इवेंट यहाँ पे फर्स्ट है, वो पहले होगा फिर ए होगा। सही है। अच्छा, तो आपको क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ पे डिवाइड में है, लेफ्ट पे, सॉरी राइट पे, तो लेफ्ट पे आके मल्टीप्लाई हो गया किसके साथ? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए स्लैश बी के साथ, इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। सही है। अच्छा, पी बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट। सही है ना, बी इवेंट की आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई ए स्लैश बी की आपके पास प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है 1/2, इक्वल टू, और इंटरसेक्शन की अभी आपने निकाली है 1/6। सही है बेटा। अच्छा, 2 इधर डिवाइड में है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2/6 हो गया, ये 2 × 1 2 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गई, क्या आ गई? 2 और 6 कैंसिल हुआ, आंसर आ गया 1/3। तो बी इवेंट के अगर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/3। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है यहाँ तक? सही। चलो, अब हम जो है वो इसका एक सम का प्रिंसिपल है, जैसे हमने उसमें पढ़ा था काउंटिंग में, इसी तरह प्रोबेबिलिटी का भी है सम का प्रिंसिपल। वो पढ़ते हैं और फिर उसके क्वेश्चंस करते हैं। सही है। इसको कहते हैं, उधर कहते थे सम प्रिंसिपल, सही है, काउंटिंग का, या फिर प्रोडक्ट प्रिंसिपल, यही दो प्रिंसिपल थे काउंटिंग के। सही है। यहाँ पे आपके पास क्या है? एडिशन लॉ कहलाता है प्रोबेबिलिटी का सम प्रिंसिपल, या आप उसको सिंपली एडिशन लॉ भी कह सकते हो। सही है। एडिशन लॉ पढ़ना है हमने ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। सही है। एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, सही है ना, एडिशन का लॉ प्रोबेबिलिटी का। आपके पास कोई भी दो इवेंट्स अकर हो रहे हैं, इफ ए एंड बी, ये दो इवेंट्स है कोई भी, सही है, आर टू इवेंट्स, ए और बी दो इवेंट्स है ऑफ सैंपल स्पेस एस के। सही है। सैंपल स्पेस आपके पास क्या होता है? आपको पता है, एस होता है, ऑफ सैंपल स्पेस एस। तो दो इवेंट्स हो रहे हैं, ए और बी, सैंपल स्पेस एस के, तो इनका एडिशन लॉ क्या होगा? देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इन दोनों इंटरसेक्शन की। देखो, यूनियन का मतलब होता है या तो ए इवेंट अकर होगा या बी,
ए और बी इन दोनों में से कोई एक इवेंट अगर हो तो उसके लिए लगाते हैं ए और बी लिख लो या ए यूनियन बी लिख लो, बात एक ही। तो ए और बी में से कोई भी एक इवेंट अगर हो रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी बराबर है, कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, नहीं, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सही है, और माइनस कर देंगे इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सही है। तो ए और बी दोनों में से कोई एक इवेंट अगर हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, कैसे आएगी? जो ए की प्रोबेबिलिटी है उसको बी की प्रोबेबिलिटी में ऐड करो, और ए और बी दोनों, ए और बी का इंटरसेक्शन का मतलब है कि ए और बी दोनों इवेंट अगर हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उससे क्या कर दो, माइनस। हमने जो सम प्रिंसिपल पढ़ा था उसमें क्या था, पी नहीं था, प्रोबेबिलिटी नहीं थी, वहां पे काउंटिंग थी, काउंट करना था, तो एल लिखते थे या ओ लिखते थे, ओ लिखते थे। वो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला यहाँ पे भी है, वो भी है, बस वहां पे काउंटिंग टेक्निक थी, काउंटिंग मेथड था, तो ओ आता था, सही है। वहां पे हम एलिमेंट्स को ऐड करते थे, सही है, काउंट करते थे। यहाँ पे क्या आएगा, उस ओ की जगह पी आएगा, यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, सही है। तो ए और बी दोनों में से कोई एक इवेंट अगर हो, यूनियन ए यूनियन बी, ए और बी, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? ए की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दो बी की प्रोबेबिलिटी में, और इन दोनों इवेंट की, ए इंटरसेक्शन बी मतलब इन दोनों इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी, ये दोनों इवेंट अगर होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी से माइनस कर दो, तो आपके पास ए और बी की, ये दोनों में से किसी भी एक इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, सही है। लेकिन ए यूनियन बी का मतलब है दोनों में से कोई एक इवेंट होगा, सही है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो निकल जाएगी हमारे पास। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? सही है, चलो अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। इसके क्वेश्चन है हमारे पास। हम्म इसी तरह एक और लॉ है, वो भी लिख लेते हैं। ये एडिशन लॉ था, तो दूसरा हमारे पास कौन सा होगा? मल्टीप्लीकेशन लॉ या मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, सही है। दूसरा हमारे पास होगा मल्टीप्लीकेशन, ये एडिशन था, दूसरा हमारे पास मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन कुछ नया नहीं है, आप बोलोगे, तो बिल्कुल सेम है, अभी हमने किया भी है इसका क्वेश्चन। मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, सही है। मल्टीप्लीकेशन जो अभी हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़ा वही है बेसिकली। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है बेटा, आपके पास ए और बी दो इवेंट्स हैं, उन दोनों इवेंट्स के अकर होने का आपके पास लिख लो, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस एस, देन दो इवेंट्स है ए और बी, सही है, किसके? सैंपल स्पेस एस के, देन तो फिर ये क्या होगा? लॉ, मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी, मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, ए और बी दोनों हो, दोनों की क्या, दोनों के इवेंट अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी दोनों इवेंट अकर होंगे तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, सही है। एडिशन में क्या होता है? यूनियन होता है। यूनियन क्यों आता है? क्योंकि एडिशन हम जब करते हैं जब दो इवेंट्स के बिटवीन, दो चीजों के बिटवीन में प्लस का साइन है, और मल्टीप्लीकेशन में दो चीजों के बिटवीन मल्टीप्लाई का साइन हो, सॉरी, हाँ मल्टीप्लाई, क्या दो चीजों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, उसके लिए एंड, फर्स्ट इवेंट भी होगा सेकंड भी होगा, दोनों होगा, एंड है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो लगाते हैं इंटरसेक्शन। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी आपके पास? आपने अभी जो है वो पीछे लिखा था, क्या, कौन सा लॉ? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सही है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती थी? बी पी, बी ओवर ए, क्या होती थी आपके पास? पी ए इंटरसेक्शन बी ओवर पी ए। तो यहाँ पे ये पी ए डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो आपको जब भी दोनों इवेंट्स अकर हो रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आप क्या करोगे? कोई भी एक इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है उसको मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ए की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वाला जो इवेंट है उसकी क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट से क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो है वो इंटरसेक्शन की, ए और बी की, दोनों ए और बी दोनों इवेंट्स अकर होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसी तरह एक और फॉर्मूला भी बन सकता है इसका, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी बी, अगर मेरे पास प्रोबेबिलिटी बी की गिवन है तो पी बी किससे मल्टीप्लाई होगा? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी से, सही है। तो इन दोनों फॉर्मूलाज की मदद से आप जो है वो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो। ये कहलाता है मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपके पास ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी है, अगर वो फाइंड कर रहे हो तो इसका मतलब आप कौन सा लॉ यूज कर रहे हो? मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, सही है। चलो बेटा अब इसके क्वेश्चंस करते हैं हम।
हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में क्या बोल रहा है आपके पास? क्वेश्चन 13 में बोल रहा है फ्रॉम टू इवेंट, दो इवेंट से ए एंड बी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज 0.5 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज 0.2 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और बी, ए यूनियन बी, इवेंट ए और बी में से किसी एक के अकर होने की प्रोबेबिलिटी है 0.4। देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी दोनों इवेंट अकर हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो निकाल लो। सही है। ऑब्वियस सी बात है, आपके पास क्या है बेटा, आपको ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अब या तो आप मल्टीप्लीकेशन लॉ लगाओ या फिर एडिशन वाला। अब आप देखो आपके पास गिवन क्या है। मल्टीप्लीकेशन लॉ से भी ए इंटरसेक्शन बी निकल सकता है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकल सकती है, और ए यूनियन बी वाला जो एडिशन लॉ है उससे भी जो है वो आपके पास इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकल सकती है। बट मल्टीप्लीकेशन जब लगेगा जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज गिवन हो। अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है तो फिर मल्टीप्लीकेशन वाला नहीं लग सकता, एडिशन वाला लगेगा। एडिशन वाला जब लगेगा जब आपके पास ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी गिवन हो, और यहाँ पे वो गिवन है, तो हमने यूज कर लिया बाय यूजिंग एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। सही है, बाय यूजिंग एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। सही है। तो क्या होता है एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी? पी ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यही है। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, तो इधर प्लस किए, सॉरी इधर माइनस है, राइट साइड पे, लेफ्ट पे आके प्लस हो जाएगा। पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, और जो ये राइट साइड पे आपके पास पी यू ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी है, सॉरी लेफ्ट साइड पे वो प्लस की है, राइट पे आके माइनस हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। सही है। अब सारी वैल्यूज पुट कर दो। ए की प्रोबेबिलिटी है 0.5 प्लस बी की प्रोबेबिलिटी है 0.2 माइनस ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी है 0.4। तो 0.5 और 0.2 को अगर हम ऐड करेंगे 0.7, देन उसमें से 0.4 माइनस करेंगे तो 0.3। तो ए और बी दोनों इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.3। सही है बेटा। इसमें देख लो कुछ पूछना है? ये हो गया आपके पास। सही। हम्म। चलो बेटा, यहाँ तक देख लो, कहीं भी कुछ भी पूछना है। आज हम बेटा यहीं तक रखेंगे, और फिर जो है वो इंशाल्लाह कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे और इसको खत्म भी कर देंगे। सही है बेटा।